वेलकम बैक जी। हमारी खसूसी ट्रांसमिशन जारी है जैसे आप देख सकते हैं। और आदिल, ये जो गद्दार कार्ड खेला जा रहा है, अगर मैं इसमें थोड़ी सी मुस्बत रिपोर्टिंग करने की कोशिश करूं तो दो पॉजिटिव्स हैं इसके अंदर। एक पॉजिटिव ये है कि चले पहले करप्शन, सारे करप्ट थे, अब सारे गद्दार हैं। कम से कम अब तक कुफार कार्ड नहीं इस्तेमाल किया गया, लेकिन जाहिर है कि कल का हमें नहीं पता क्या हो सकता है। फैसल जावेद ने कह दिया है कि एक कार्ड उनके पास मौजूद है, वो है मौजूद है, तो अल्लाह ही खैर करे। और दूसरी बात ये है कि ये मेरे लिए तो एक पॉजिटिव बात है कि जिस मुल्क में मेरा ख्याल है कि अब तकरीबन 60 से 70% लोग गद्दार ही हैं, वो मुल्क चल रहा है पता नहीं कैसे, क्योंकि आखिरकार कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। तो जी आदिल, योर फाइनल थॉट्स ऑन केबल गेट। अच्छा, पहले तो ये कि फैसल जावेद ने, जब मैंने सवाल पूछा और आपने पूछा तो उन्होंने कहा अच्छा आप लोग भी मौजूद हैं, तो आप और मैं भी बस तैयारी पकड़ लें। जो भी कार्ड उनके पास मौजूद है वो उन्होंने लगाना है। देखिए, मैं एक जो जवाब आखिर में कंप्लीट कर लूँ मैं ज़रार। एक तो ये था, ये जो डिप्लोमेटिक केबल वाली बात है ना, इसको देखें, दो फोरम्स हैं। या तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हमें बता देती कि जनाब ये कितना जेन्युइन है, नहीं है, नो कॉन्फिडेंस के पीछे अमरीकी साजिश है, नहीं है। उस एलामिया में तो कुछ हमें नहीं मिला। अब आज जो सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग जहां हो रही थी, मैं और फाद साहब वहां पे मौजूद थे, एक बड़ा बुनियादी सवाल वहां पे आज उठाया गया, और वो ये कि जिस बेसिस पे स्पीकर ने ये फैसला किया आर्टिकल 5 वाला, वो ये कह रहे हैं कि जी ये साजिश है। तो ये कहां और कैसे साबित हो गया कि ये अमरीकी साजिश है? तो मेरे ख्याल में कल सुप्रीम कोर्ट इस फोकस ही इसी पे रखेगी। और ये जो डिप्लोमेटिक केबल है, ये सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि वो उधर ही, मतलब जजेस के सामने एटलीस्ट, कि वहां से ये भी साबित हो जाए कि जी इन्होंने ये जो इतना बड़ा नैरेटिव बन गया है, क्या इसमें ऐसे तो नहीं है कि सिर्फ हवा भरी जा रही है गुब्बारे में और असल में उसकी वेटेज इतनी है नहीं। वो जो एक गुब्बारा होता है ना गैस वाला जो उड़ जाता है, तो ये कोई ऐसा मामला जो है ये तो नहीं है। तो इसको मेरा ख्याल है जरा डिटेल में दो जी। नहीं, मैं कह रहा हूं डोनाल्ड लू को तो नहीं तलब कर लेंगे। हो सकता है, वो तलब करना भी चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा अगर डिबेट को हम आगे बढ़ा सकें आपकी इजाजत से, एक अभी मजहर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर ली है। कुछ एक ऐसा भी चल रहा है कि जी देखें, 2-3 वीक से ये सिलसिला जो शुरू हुआ और खान साहब की पॉपुलैरिटी सर्च हुई है, फिर केपी में जो लोकल बॉडीज के रिजल्ट आए, पीटीआई ने सरप्राइजिंगली बड़ा अच्छा रिजल्ट्स भी वहां पे दिया। तो क्या ये बात अगर इलेक्शन की तरफ जाती है, खान साहब क्या 2/3 मेजॉरिटी भी ले सकते हैं? किससे पूछ रहे हैं? मजहर अब्बास से। मजहर भाई, लेकिन वैसे ये जवाब मजहर अब्बास साहब से जी। बोले नहीं कि खान साहब ने कहा कि मेरी गलती थी कि मेरे पास मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने हुकूमत बनाई। मेरी गलती थी कि मैंने इलेक्टेबल्स ली, मेजॉरिटी नहीं थी। वो उन्हें 4 साल बाद याद आया उसका अब जो है वो मेरे ख्याल में वो पशेमा का पशेमा होना जो है। मजहर साहब से मजे जान लेते हैं। मजहर साहब जी देखिए, खान साहब के इस वक्त जो दो बहुत ही उनके नज़दीक बहुत ही पुरएतमाद एडवाइज़र हैं, उनमें से एक ने 2 मिलिट्री गवर्नमेंट्स को सर्व किया हुआ है और एक ने 1 मिलिट्री गवर्नमेंट को सर्व किया हुआ है। एक नया अभी, तो वो उनको ये सारी चीज़ें इसका अंदाज़ा है। मेरा ख्याल है 2/3 मेजॉरिटी के लिए। और अगर आपको खान साहब की पिछली तकरीर देखें तो उन्होंने पंजाब को फोकस किया और उन्होंने जो रिलेट किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो की खुददारी और उसको, कि पंजाब क्यों भुट्टो के साथ आया, मुझे वो लग रहा है कि वो, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी आपकी आ नहीं सकती अगर आपने पंजाब को विन ओवर नहीं किया। तो वो लगता ये है कि ये जो अमेरिकन नैरेटिव है और ये लोग गद्दार हैं और ये सारी चीज़ें वो जाके पंजाब में सेल करेंगे और पंजाब का रिस्पॉन्स देखेंगे कि पंजाब उनके किस तरह रिस्पॉन्स करता है। अब अगर पंजाब से उनको वो कामयाबी नहीं मिलती तो जाहिर है फिर 2/3 मेजॉरिटी तो नहीं आएगी, फिर मोर और लेस यही सिचुएशन रहेगी। और फिर मेरा ख्याल है कि ये जो इत्तेहादी हैं, कुछ इत्तेहादियों को मिलाना पड़ेगा। पता नहीं, पिछली मरतबा तो मिलवा दिया गया था, अब खुद मिलाना पड़ेगा। तो अब मिलवाने वाले में और खुद मिलाने में फ़र्क है। ये तो है। मुझे लग नहीं रहा कि पंजाब में इतना स्वीपिंग, कह तो रहे हैं खान साहब, और वो जिस तरह कहते हैं, ये देखें जो आज उन्होंने सरप्राइज़ दिया, ये तो वाकई ही ऐसा सरप्राइज़ था जिसको हम में से, आप में से कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर रहा था कि ये ऐसा चीज़ है। चाहे वो राइटली है, रॉन्गली है, उनके लोगों ने तो आज सेलिब्रेट किया इस चीज़ को, इर्रिस्पेक्टिव के इसके आगे चल के क्या वो होंगे। और अगर आप डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पढ़ें, जो वो रूलिंग पढ़ रहे थे
तो उन्होंने ऑथर का नाम भी पढ़ दिया। हाँ, स्पीकर। और ऐसा लगा कि रूलिंग जाहिर है लिखवा कर आई, यानी रूलिंग जो है वो पहले से तैयार शुदा थी रूलिंग, और बिल्कुल जिस सीक्वेंस से वो गई है, हालांकि उसको बहुत बेहतर अंदाज में भी हैंडल कर लेते, एक आध अपोजिशन लीडर उस पर कुछ बोल लेता, उसके बाद भी वही रूलिंग देनी थी उन्होंने। तो सुप्रीम कोर्ट पे बहुत डिपेंड करता है, और मेरा ख्याल है कल सेक्रेटरी डिफेंस को भी जो तलब किया है वो उसका ताल्लुक इसी से है। और अगर ये चीज़ें आगे बढ़ी तो फिर इसकी एक अलग इंक्वायरी होगी। वो गवर्नमेंट ने कहा था इंक्वायरी ऑफ कमीशन नहीं बनाया उन्होंने अभी तक। मुझे लगता है ये कि इमरान खान साहब ने जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो इस चीज़ को, और पीटीआई जो सेलिब्रेट कर रही है वो इस चीज़ को कि उन्होंने एक मरतबा फिर शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने की जो ख्वाहिश थी उसको चकनाचूर कर दिया है। इस पे तो उनसे ज़्यादा तो नवाज शरीफ शायद खुश होंगे। फहद, ये जो सारा अब एक आ रही है कि इमरान खान 2/3 इस बयानिए के ऊपर लेके जा सकते हैं, जितनी पोलराइजेशन है सिंध में, बलूचिस्तान का हमें पता है वहाँ तो एक ही तरह की हुकूमत आती है चाहे कुछ भी नैरेटिव हो। पंजाब और केपी विल गो टू पीटीआई, पंजाब के अंदर बहुत डिवाइडेड हाउस आएगा। तो आपको लगता है सिंध में पीपल्स पार्टी है, सिंध में पीपल्स पार्टी है, लेकिन एक सवालिया निशान जो है वो होगा सिंध के अर्बन एरियाज में, बिलखुसूस कराची और हैदराबाद में, क्योंकि आपने देखा था कि यहाँ पर एमक्यूएम वीकेंड हुई, एमक्यूएम का बहुत वोट किसको गया, पीपीपी को नहीं गया, पीटीआई को गया। तो एक जो सवाल है, और मज़र मैं आपसे भी ये पूछना चाह रहा हूँ, जो भी इसका जवाब देना चाहे, कि किस हद तक ये जो बयानिया है यूएस इंटरफेरेंस, रिजीम चेंज वगैरह का उन वोटर्स को मुतासिर करेगा, या कैन एमक्यूएम स्टेज अ कमबैक इन कराची? यू कैन स्टार्ट, फिर हम एक एक करके सबसे जवाब ले लेंगे। देखिए मुबशर, मेरे ख्याल में 2/3 का तो चले, ये तो बड़ी दूर की बात है। हम तो अभी ये देख रहे हैं कि हमारे पास अब क्या बैरोमीटर है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है उसकी पॉपुलैरिटी लेवल क्या है। एक तो एनेक्डोटल एविडेंस है कि हमने दो चार लोगों से बात कर ली और कहा कि नहीं ये जो नया बयानिया है ये बड़ी ट्रैक्शन ले रहा है, लेकिन आपके पास उससे पहले जो अगर कोई क्वांटिफाइबल एविडेंस है तो वो तो बाई इलेक्शंस हैं, और जो बाई इलेक्शंस हुए हैं पंजाब में उनमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की धुलाई हुई है और ठीक ठाक धुलाई हुई है। तो अब अगर इस वक्त जो इनका ये पीटीआई का जो ये एक उन्होंने अपना ये एक आर्गुमेंट दिया हुआ है कि जी जब से ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया है, तो जब से ये साजिश जो है मंजर आम पे आई है, तो वो जो पुरानी सारी हमारी अनपॉपुलैरिटी की वजूहात थी, यानी महंगाई है, बैड गवर्नेंस है, वो तमाम तर जो तवक्कुआत थी, जो वादे थे, सब बिल्कुल चिकनाचूर हो गए थे, वो सब कुछ अब पीछे चला गया और अब ये नया बयानिया जो है हमें लेकर आगे चलेगा। लेकिन आप सिर्फ ये जहन में रखिए कि मेरे ख्याल में नून लीग भी इस वक्त आज के दिन भी ये कह रही है कि इलेक्शन तो हमें सूट करते हैं, क्योंकि पंजाब में तो हमारी मुकम्मल डोमिनेशन है, और ऊपर से ये कि जो 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन एडवांटेजेस के साथ आई थी वो एडवांटेजेस उसके पास नहीं है। यानी कि क्या क्या, पहली बात इस्टेब्लिशमेंट की पूरी सपोर्ट, अब अगर वो मुबशर कल को आ जाए तो अलग बात है, आज तो नहीं है। दूसरा, क्योंकि विनिंग हॉर्स कहा जा रहा था तो तमाम तर इलेक्टेबल्स जाके उनको दिए गए। तीसरा, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, तमाम एटीएम्स उनके पास थे और बाहर से तब पैसा आ रहा था, अब ना एटीएम्स हैं और फॉरेन फंडिंग का इशू अलग है। और आखिरी बात ये कि जिस तरीके से ये हवा चल रही थी कि जी अगली तो इन्हीं की गवर्नमेंट है, तो जिसको थोड़ा सा भी शक था कि मुझे कौन सा टिकट लेना चाहिए पंजाब में, वो सारे यहां जा रहे थे। ये सारी एडवांटेजेस इनके पास नहीं है। तो अब देखना यह है कि पीटीआई की जो ऑर्गेनिक स्ट्रेंथ है वो क्या वो है जो 2013 में थी, जो कि 30-32 सीटें हैं, या उनकी ऑर्गेनिक स्ट्रेंथ अब 2/3 है जिसका वो बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ख्वाब देखने में तो कोई रुकावट नहीं है, लेकिन हकीकत में ख्याल को थोड़ी मुख्तलिफ। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। आपने अर्बन सिंध की बात की है, मुबश्शिर ज़ैदी साहब और ज़रार साहब, आप लोग सिंध में बैठे हुए हैं, कराची में बैठे हुए, कैपिटल में। एमक्यूएम के साथ जो हुआ है, मतलब जाहिर सी बात है एमक्यूएम ने लास्ट मोमेंट पे जो हुआ, मुज़ाकरात होते रहे, इधर भी मिलते रहे, उधर भी मिलते रहे, फिर फाइनली दे टेक अ डिसीजन और उन्होंने कहा कि जी हम हुकूमत के अगेंस्ट जाएंगे। मुझे ये लगता है, मैंने भी ज़ाहिर कराची में ज़िंदगी गुजारी है, बाल सफ़ेद की है,
तो कराची में अगर जब भी हमने देखा सिंध में ये उनका कोई पॉपुलर डिसीजन नहीं था। जब भी एमक्यूएम जो है वो सारे पॉलिटिकल राइवल्स भी हैं, एमक्यूएम जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ जाकर मिलती है, लेकिन उन्होंने अपने 27-25 मुतालबात रखे कि जी हमने ये सिंध में चूंकि कराची में ये काम कराने हैं, अर्बन सिंध में ये काम कराने, इसलिए हम पीपल्स पार्टी के साथ मिल रहे हैं। और अब जो ये तमाम के तमाम जो एकदम से नई डेवलपमेंट है उसमें पॉपुलर डिसीजन ना होने के बावजूद अब वहां पे पब्लिक पल्स क्या है, आने वाले दिनों में इलेक्शंस हो जाते हैं तो क्या एमक्यूएम जो अपनी सीट्स रख पाई थी वो भी रख पाएगी? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन नादिया। मेरी बातें हुई हैं आज कुछ एमक्यूएम के रहनुमाओं से, तो वो उनका ये कहना है कि ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो कि किस किस्म की वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप होती है यहाँ पर, क्योंकि ये इसमें कोई शक नहीं है कि एमक्यूएम का जो वर्कर और वोटर है नजरियाती तौर पर वो इस डील को उनके कबूल करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर इस पर इम्प्लीमेंटेशन होती है और अगर इस दौरान कुछ किस्म की सर्विस डिलीवरी वो देखते हैं ऑन देयर कंस्टिट्यूएंट्स तो फिर फर्क पड़ सकता है। लेकिन उनको एक बहुत गहरी किस्म की अवाम राब्ता मुहिम भी करनी होगी लोगों को समझाने के लिए। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग तो अब खत्म हो गई ना, सिंस दे आर गोइंग टू गो टुवर्ड्स फ्रेश इलेक्शंस, तो जाहिर है वो तो अलग अलग एंटिटीज में लड़ेंगे। मजहर भाई आप क्या कहते हैं, एमक्यूएम का और पीपल्स पार्टी का कोई इलेक्शन के अंदर कोई पल्स क्या है? मैं ये भी आप लोगों से चाह रही हूँ। देखिए पब्लिक पल्स उसी तरह है जो इस्लामाबाद में है, दे आर शॉक्ड। तो दे और पब्लिक की पल्स पे आपको पता है कि ना इलेक्शंस होते हैं यहाँ पर और ना इलेक्शन में वोट पड़ते हैं। और अगर होते भी हैं ना तो नादिया आपको भी पता है कि इतना बड़ा शहर है कि पब्लिक में भी बहुत फर्क है ना। ये तो ऐसा है ना कि जैसे 4 शहरों को आपने साथ सी दिया हो, तो एक जगह जो पल्स है वो दूसरी जगह, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पल्स होती है। तो मज़ा भाई वेरी डिफिकल्ट टू से ये जो बना है एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की, जी देखिए पहली चीज ये कि एमक्यूएम के साथ मोर और लेस वही हुआ जो 89 में हुआ था। 89 में भी वो गवर्नमेंट के खिलाफ गए और गवर्नमेंट बच गई। अब यहाँ थोड़ा सा फर्क सिर्फ इस वजह इतना हुआ है कि गवर्नमेंट भी ज़ाहिर है कैबिनेट डिसॉल्व हो गई है, लेकिन इसका सारा दारोमदार क्योंकि जो एग्रीमेंट हुआ है ऑन पेपर वो तो बुरा नहीं है पीपल्स पार्टी के साथ, लेकिन अब जाहिर है क्योंकि मरकज़ में सूरत हाल तब्दील हो गई है। वैसे तो ये क्लेम है कि जाहिर है पीपल्स पार्टी ने ये क्लेम किया, और पीपल्स पार्टी अगर कराची में पीटीआई को पीपल्स पार्टी ने काउंटर करना है तो कराची में उन्हें उन वादों पे जो एमक्यूएम के साथ किए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, खासतौर पे ये डोमिसाइल का ये 60-40 का। तो अगर इनमें से कुछ चीज़ों पे अमल दरामद हो जाता है तो एमक्यूएम को कम से कम अपने वोटर्स को देने के लिए कुछ होगा। लेकिन अगर ये नहीं होता और एक फिर वो बिकरिंग शुरू हो जाती हैं तो पीपल्स पार्टी तो लूज़ नहीं करेगी लेकिन एमक्यूएम लूज़ करेगी। ठीक, तो अब इम्पोर्टेंट यही है कि अगर एमक्यूएम लूज़ करेगी तो पीपल्स पार्टी गेन नहीं करेगी, पीटीआई गेन करेगी, ठीक, या दूसरी जमातें गेन। लेकिन मज़हर साहब ठीक है, एक वक्फा लेना है नादिया, सॉरी एक वक्फा लेना है नादिया एक वक्फा लेना है, सॉरी अबाउट द शाहजेब और अफसा के भी ख्यालात लेने हैं, एक वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और हम इस बात पर बात कर रहे हैं कि आगे क्या होगा, और हमें आदिल शाहजेब ने रिमाइंडर भी दिया कि ये आप अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा जाहिर है वो डिटर्मिन करेगा कि हालात किस तरफ जाएंगे। तो आदिल आप तो थे सुप्रीम कोर्ट में, आपको क्या लगता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा फैसला दे सकता है कि जो कि सारे सिनेरियो को तब्दील कर सके? देखिए सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला बिल्कुल आ सकता है कि जी ये नल एंड वॉइड कर दे उसको, और फिर शहबाज शरीफ साहब की दोबारा लॉटरी निकल आए, वो दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन जाए। लेकिन इसके भी चांसेस हैं कि वो ये कहे कि जी जितनी केओटिक सिचुएशन बन चुकी है तो अब सबको चाहिए, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कल बुलाया गया, सबको नोटिस मिले हैं, तो इसके भी चांसेस हैं कि हम इलेक्शंस में भी जा सकते हैं। और अगर इलेक्शंस में जाया जाता है, क्योंकि सारे पैनलिस्ट सिंध पे बात कर चुके हैं, देखिए मेरे ख्याल में जो एमक्यूएम ने गेन किया है ना, एमक्यूएम ने इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा गेन किया है। ये जो डॉक्यूमेंट है, देखिए अगले इलेक्शन में जो भी हो जाए,
अब सिग्निफिकेंटली पीपल्स पार्टी लूज नहीं करेगी। और मेरा अपना मजर साहब बैठे हुए, आप सारे बैठे हुए, मेरे ख्याल में इट्स हाईली लाइकली कि नेक्स्ट गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की ही सिंध में बने। तो ऐसे में एमक्यूएम ने गेन किया है। दूसरा ये कि देखिए एमक्यूएम के पास ऑप्शंस क्या थे। अगर एमक्यूएम को जाना ही उधर था ओपोजिशन अलायंस की तरफ, और उनके रीजंस में हम फिलहाल अगर ना जाएं तो बेहतर है, अगर उसी तरफ जाना था तो एटलीस्ट उन्होंने कुछ ना कुछ तो गेन किया है ना, और डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में किया है। और दूसरा देखिए जो अर्बन कराची की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, कराची की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, उसमें मुकाबला जो है वो होगा एमक्यूएम का और पीटीआई का। और एमक्यूएम ने एक और चीज जो गेन की है इस पूरे उसमें कि उन पर जो ये 3.5-4 साल का बैड परफॉर्मेंस और गवर्नेंस का एक धब्बा तो लग गया था, एलाइज तो वो थे, वो भी धुल गया है। तो मेरे ख्याल में एमक्यूएम ने जो भी फैसला किया था वो बड़ा सोच समझ के उन्होंने फैसला किया। अब अगर हम आए पंजाब की तरफ, देखिए पंजाब में ये जो 22-24 इलेक्टेबल्स इमरान खान से चले गए हैं, ये बहुत बड़ा फर्क डालेंगे पंजाब के रिजल्ट्स पर। और ज्यादातर लोग इनमें साउथ पंजाब से उनका ताल्लुक है, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी इनको टिकट्स ऑफर कर चुकी है। फिर हम अगर सेंटर पंजाब की बात करें तो देखिए सेंटर पंजाब में पीएमएलएन ने 2018 में भी फासब बड़ा स्ट्रांगली परफॉर्म किया था। तो और गेम सारी पंजाब की है। पंजाब में अगर पीएमएलएन परफॉर्म कर जाती है फिर बहुत ही मुश्किल होगा खान साहब के लिए इवन सिंपल मेजॉरिटी लेना। बलूचिस्तान का हम सबको पता है, अगर खान साहब को दोबारा उसी तरह 2018 की तरह सपोर्ट मिले तो फिर बलूचिस्तान से उनके लिए फेवरेबल रिजल्ट्स भी आ सकते हैं, जो मेरा नहीं ख्याल। अगर न्यूट्रलिटी बरकरार रहती है तो बलूचिस्तान से भी इस दफा हमें डिफरेंट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि मौलाना ने भी सर्च किया है, अख्तर मेंगल है वहां पर, वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर। और फिर पीटीआई की जो कारकर्दगी रही है वो अभी तक लोग भूले नहीं है। शायद इमरान खान का जो कोर सपोर्टर है वो तो अभी तक इंटैक्ट है, और शायद वो ये सब कुछ भूल जाए कि 3.5-4 सालों में जो कुछ हमारे साथ हुआ, महंगाई, इन्फ्लेशन, बैड गवर्नेंस प्लस उस्मान बुज़दार, वो भूल जाए। लेकिन जो अनडिसाइडेड वोटर होता है, जिसने पिछली दफा इमरान खान साहब को सपोर्ट किया एक होप के साथ, मेरा अपना जाती ख्याल यह है कि वो इस वक्त बाकी लोगों की तरह न्यूट्रल हो चुका है, और बड़े कम चांसेस हैं कि वो एंटी अमेरिकनिज्म के इस बयानिए के साथ अगर खान साहब जाते हैं तो वो इस बयानिए को बाई करें। क्योंकि देखें ये एंटी अमेरिकनिज्म का जो बयानिया है, ये मजहबी जमातें तो 70 सालों से ये कार्ड खेलती आई हैं, लेकिन उनको इलेक्टोरली कितना उन्होंने गेन किया है। और स्पेशल देखिए केपी में यस आई एग्री, चूंकि सेकंड फेज के जो लोकल बॉडीज के रिजल्ट आए हैं तो सरप्राइजिंगली पीटीआई ने बेहतर परफॉर्म किया है। लेकिन ये ना भूलिए कि वहां पे जेयूआई भी बड़ी स्ट्रांगली वो एज ए रिप्लेसमेंट इमर्ज हो रही है, तो वहां पे भी उनका मुकाबला जो है वो सख्त होगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर देती है कि हम इलेक्शंस में 90 दिनों में जाएंगे, तो मुझे चूंकि परफॉर्मेंस की बेसिस पे अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये बयानिया इतना चलते मैं देख नहीं रहा, ये बयानिया रेलेवेंट है, ये बयानिया चलेगा पीटीआई के अपने सर्कल्स में। इमरान खान का जो कोर सपोर्टर है, जो हमें लग रहा है दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमें सोशल मीडिया पे भी नजर आ रहे हैं, लेकिन आम पब्लिक जो कि अनडिसाइडेड वोटर है या जो स्विंग वोटर है, मेरा नहीं ख्याल कि वो ज्यादा इस बयानिया को बाय करेंगे। तो बेसिकली अगर स्नैपशॉट मैं खींचूं इसका, पीपी सिंध में हुकूमत बनाएगी, मोस्ट लाइकली केपी पीटीआई के साथ जाएगा, बलूचिस्तान का आपने कहा डिवाइडेड या जहां पर इख्तिदार है उसके साथ जाएंगे, बैटलफील्ड पंजाब है। और सवाल ये है कि कब तक आप इस एंटी अमेरिकन बयानिए को सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि सस्टेन करने के लिए आपको एस्केलेट करना पड़ेगा, और किस हद तक पब्लिक इसे बाय करेगी। मेन सवाल जो अब रह गया है वो है न्यूट्रलिटी का। ये सबसे प्रोग्राम का हसास तरीन हिस्सा इस वक्फे के बाद आ रहा है, और हमारी अफसा कोमल जो है उनके पास खुसूसी मालूमात है, उनसे पहले मैं आपसे पूछूंगा। वेलकम बैक। और ब्रेक के दौरान एक अजीब सी सोच मेरे जहन में आई है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारे जो निज़ाम है इसमें दिहाइयों से सब ऊपर देख रहे होते हैं कि यार कोई सिग्नल आए तो फिर हमें पता लगे कि हमने क्या करना है। अगर सिग्नल लाल हो गया है तो गाड़ी रोक लेते हैं, और अगर सिग्नल ग्रीन हो गया है तो फिर हम फर्स्ट गियर लगा के वहाँ से चुकते हुए निकलते हैं। और अब क्योंकि सिग्नल बज़ाहिर बंद हो गए हैं, तो क्या यही वजह है अब्सा के शराय दस्तूर में अब गाड़ियाँ टकरा रही हैं एक दूसरे के साथ?
अच्छा, ये अगर फोन वाले सिग्नल की आप बात कर लेते तो मैं कहती अब बिल्कुल एयरप्लेन मोड के ऊपर चला गया मामला सारा। ये जो इशू है यूएस जी, ये जो अमेरिका वाला मसला है, इसके ऊपर जो फिर अभी हमने 1-2 दिन में पहले जो बयानात देखे हैं, उसमें जो सिक्योरिटी डायलॉग था उसमें आर्मी चीफ ने खुलकर अपना ख्यालात का इजहार कर दिया, उसमें उन्होंने यूक्रेन के हवाले से पोजीशन अपनी वाज़ेह कर दी। फिर ये एक बड़ी गंभीर सूरत हाल बन सकती है कि अगर जो PTI है ये खुलकर एंटी US लेकर जाती है अपना बयानिया अब सड़कों के ऊपर, और फिर कल या परसों आपने देखा होगा जो कारकुन बाहर निकले थे प्राइम मिनिस्टर साहब की कॉल पर, उनके MNAs की कॉल पर अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी करने के लिए, उन्होंने और कौन से नारे लगाए थे। और जो दूसरे उन्होंने नारे लगाए थे वो जब कभी किसी और ने उस नौयत का नारा लगाया तो वो आज भी प्रोडक्शन ऑर्डर्स के तहत आ सके है नेशनल असेंबली में, तो वो बहुत बड़ा एक इशू था। तो वो उस हिसाब से ये बहुत गंभीर सिचुएशन बन जाएगी। बाकी सिग्नल्स की जो हम बात कर रहे थे, हमने बहुत सारी चीज़ें मैं समझती हूँ इस चैप्टर में हमारे सामने खुलकर वाज़ेह हो गई। एक तो परवेज़ इलाही साहब का कह देना कि उनको सबको मालूम था इत्तेहादियों को कि ये नैपियाँ बदलती रहे, इनके चलाया जाता रहा इनको। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी जो बात की वो भी बड़ी अहम थी। उन्होंने कहा कि हमें कानून साजी जो बुनियादी होती थी उसके लिए भी गवर्नमेंट का कोई बंदा रीच आउट नहीं करता था, उनकी तरफ से रीच आउट किया जाता था कि मुल्की मफाद का मामला है, आप आएँ आके बैठ जाए। तो इससे हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मामलात सिग्नल कहीं और से आने के थे तो इन्होंने कोशिश भी नहीं की, इमरान खान साहब ने या इनके साथ शामिल लोगों ने, कि अपने हाथ में कहीं ना कहीं मामलात को कर लिया जाए ताकि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो कुछ चीज़ें उनके कंट्रोल में होती हैं। अलबत्ता प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते रहे बार बार आके कि जो इत्तेहादी है मैं चाहता हूँ उनसे जान ही छूट जाए, हम अगली दफ़ा मेजॉरिटी के साथ, और उस वक्त तक ये कोई इख्तलाफात भी नहीं थे उनकी तरफ से सामने, लेकिन वो कहते थे मेजॉरिटी के साथ अगली दफ़ा सामने आए ताकि ये मेरे हाथ ना बंधे हुए हों। जिस तरह कल वो एक बयान में कह रहे थे कि अदालतें आज़ाद हैं, इदारे आज़ाद हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं कर सका। तो ये बहुत बुनियादी सी बातें हैं जो कि हैं बड़ी अजीब बातें, लेकिन ये बड़ी उसको ओपनली जस्टिफाई किया जाता रहा है। तो ये एक डिफरेंट इनकी स्ट्रेटजी रही है। मैं इसमें अगर एक चीज़ सिर्फ ऐड कर दूं, ये जो न्यूट्रलिटी की बात हो रही है और न्यूट्रल होने की बात हो रही है, तो फर्ज साहब इस बात से एग्री करेंगे। मैं फर्ज साहब के साथ पिछले जब हम ट्रांसमिशन कर रहे थे तो फर्ज साहब ने भी इस चीज़ को इंडोर्स किया था कि न्यूट्रल होना भी एक पोजीशन है। तो ऐसा नहीं है कि, अगर आपको याद है कि जब हमेशा ये बात होती थी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते थे हम ये नहीं कहते कि हमारे ऊपर हाथ रख दिया जाए, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप न्यूट्रल हो जाएं, यानी आप सिर्फ हाथ हटा दें। तो जब आपने हाथ हटा दिया तो मैं इसको इस तरह से लेती हूँ कि ये भी एक पोजीशन है। तो सिग्नल्स का बंद होना भी एक सिग्नल। लेकिन अफसा को मैं करेक्ट कर दूं, एयरप्लेन मोड में हम 99 में चले गए थे। अगर एयरप्लेन मोड से आपका वो है तो वो थोड़ा सा फर्क है। लेकिन ये मारनी होती है, मैं भी जुगड़ मार सकता हूं। सही है, मैं ये भी मजहर को मैं एक जुगड़ मारूंगा फिर मजहर को दूंगा। मैं ये भी कह सकता हूं कि यार अब नापियां कोई बदल नहीं रहा और इसीलिए पूरे घर में बदबू फैल गई है, ये भी मैं कह सकता हूं। जी मजहर भाई, क्या ख्याल है आपका? अच्छा, मुझे तो सिग्नल वैसे ही नहीं आ रहे। आपको तो कभी नहीं आते सर। हाँ, वो सर्चिंग फॉर वाईफाई वाला सिग्नल है सर। जी, देखिए मसला क्या है, मसला पीटीआई को प्रॉब्लम कहाँ फेस करनी पड़ेगी। फर्ज करें अगले 2-4 दिन में, 1-2 हफ्ते में ये पता चल जाए कि ये लेटर जो है, जिस तरह आज भी खबरें बहुत सी जगहों पे आ रही थी, इस लेटर की हकीकत क्या है, इसका अल्टीमेट जो नतीजा निकलेगा उसका दारो मदार भी होगा। अगर उसका नतीजा पीटीआई जिस तरह इमरान खान साहब ने नैरेटिव बनाया है अगर वैसा नहीं निकलता तो इमरान खान को ये इशू कैसे सेल करेंगे। दूसरी बात ये कि ये इशू कराची में मैटर नहीं करता, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। कराची में पीटीआई की 14 सीटें हैं। क्या आज हम जितने लोग बैठे हैं हम में से कोई कह सकता है कि कराची में पीटीआई 14 सीटें रिटेन करेगी? अगर नहीं करेगी तो कितनी करेगी? 8 करेगी, 9 करेगी, 7 करेगी? इसी तरह पंजाब में पीटीआई डिपेंडेंट किस पे थी? जहांगीर तरीन, अलीम खान, चौधरी सरवर, ये तो सब निकल गए हैं, तो आधा चंग तो चौधरी परवेज़ इलाही ले जाएंगे। अब मसला ये है कि ऐसे सिचुएशन में पीटीआई पंजाब में एक और ज़्यादा शदीद डिवाइडेड हाउस होगी। उस डिवाइडेड हाउस में पीटीआई को 2018 वाला जो सूरत हाल है उससे भी ज़्यादा टफ चैलेंज फेस करना पड़ेगा पीटीआई का। सिर्फ वाहिद जो थोड़ी बहुत उनकी सेफ वो लग रहा है वो मुझे केपी में लग रहा है, जहां शायद वो इस क्योंकि ये नैरेटिव केपी में बहुत बिकता है जी। 2002 में एमएमए जीत गई थी इसी नैरेटिव के ऊपर, और आज और जो है 2013 में और 18 में पीटीआई जीती है, तो ये नैरेटिव केपी और दूसरी जगह तो बिकेगा। लेकिन पंजाब में कितना बिकता है विद ऑल दीज जो कि जहांगीर तरीन भी नहीं है, अलीम खान भी नहीं है, चौधरी सरवर भी नहीं है, ऐसे में कैसे निकालेगी पीटीआई
इस वक्त जो उनकी टीम है वहाँ पंजाब में, वो बहुत कमज़ोर टीम है। तो पंजाब में इमरान खान को बहुत सीरियस चैलेंज करना पड़ेगा और हो सकता है वो ये टास्क फिर उस्मान बुज़दार को दे दें। सही है, मतलब कि सिर्फ बयानिए की बात नहीं है, पार्टी स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन और मोबिलाइजेशन और लॉजिस्टिक्स से इलेक्शन जीती जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है फहद। जाहिर है पीटीआई को एक प्लेटफॉर्म बाकायदा दिया गया। एक सॉरी वक्फा लेना है, वक्फे के बाद आते हैं। वेलकम बैक। बहस को समेटना है और सबसे बेहतर कौन समेट सकता है हम में? फहद हुसैन। फहद, किस तरफ जा रही हैं चीज़ें? कितना आसान लग रहा है, कितना मुश्किल लग रहा है? देखिए मुबशर, बड़ा ही अजीब सा दिन गुजरा है आज हर हवाले से। इट्स बीन अ रोलर कोस्टर ऑफ एनालिसिस एंड इमोशन दोनों। मेरे ख्याल में जो चीज़ बिल्कुल वाज़ेह हो रही है वो ये है कि पहली चीज़ तो ये कि ये इतनी अनएक्सपेक्टेड मूव थी कि हर शख्स शॉक हुआ है। और वो अनएक्सपेक्टेड इसलिए नहीं थी कि ये को बहुत चालाकी की है, अनएक्सपेक्टेड इसलिए थी कि कोई इतना बड़ा खिलवाड़ भी कर सकता है, पहला। दूसरा, आई थिंक उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के जो उसका लीगल आर्ग्यूमेंट है, मेरा ख्याल है वो तो बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। और वो ये कि जो कुछ स्पीकर ने किया वो गैर आईनी है। अब सवाल असल जो है, जो डिटर्मिन करेगा कि सारी सूरत हाल किधर जाती है, वो ये है कि इस गैर आईनी फेल को सुप्रीम कोर्ट गैर आईनी कहने के बाद क्या उसको रिवर्स करेंगे या कहेंगे कि ठीक है जी अब इलेक्शन की तरफ जाएं। मेरे ख्याल में ये ऑप्शन के वो कहेंगे कि नहीं ये आईनी है, ये न होने के बराबर है जी, मेरे ख्याल में। आई होप आई एम नॉट रॉन्ग। तो मेरे ख्याल में कल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि गैर आईनी क्या है कि इलेक्शन, या ये है कि इसको रिवर्स कर दें। दोनों जो पॉसिबिलिटीज हैं उनके फिर आगे से अपने अपने कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो निकल कर जाएंगे और अल्टीमेटली ट्रांसलेट होंगे उन इलेक्शंस में जो अगर 3 महीने में नहीं हो रहे तो 6 महीने में तो होने ही होने हैं, क्योंकि इसके बाद बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकता। ठीक है, क्विकली शाहजेब, आप अफसा और आदिल चले गए नहीं है। देखिए अफसा जी, अच्छा मैं इस पे ये कहना चाहती हूँ कि अब एक और चीज़ भी देखनी होगी। एक तो हमें मामला अब अदालत ही की तरफ मेनली तो हमने देखना है, जो भी बात वहाँ से सामने आती है। लेकिन एक और नैरेटिव जो माजी कर रहा है, जिस तरह पहले भी आप लोग मजर साहब ने बात की थी कि कौन प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ है, जो लोग उनमें से एक ने एक फौजी आमिर 2 दफ़ा काम किया हुआ है, एक ने 1 दफ़ा किया हुआ है। तो उसके हिसाब से हम देखें कि हुकूमत अब ये परसेप्शन ना एक बनाने की कोशिश करे अवामी हद तक, जो हमें आज नज़र आई उनकी तरफ से इमेच्योरिटी का सबूत, और जिस किस्म का उसके बाद उसको जस्टिफाई करने के लिए बातें की जा रही हैं कि ये आइन एक कागज़ का टुकड़ा है। ये अवाम की हद तक क्योंकि नैरेटिव बनाने की माहिर है PTI, तो अगर इसके ऊपर हम बड़ा स्ट्रांगली एक बना देते हैं, क्योंकि अभी भी हम एक वो व्हाट अबाउटिज्म हमारे कुछ दोस्त लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, अभी भी एक मिजाज वो बन गया है कौम का और अवाम का, जब भी जो बात करो आगे से दलील का जवाब नहीं दिया जाता। तो अगर ये बनाने की कोशिश की, क्योंकि जो माजी में एक फौजी आमिर बात कर चुके हैं कि ये आइन तो कागज़ का टुकड़ा है, इसके ऊपर अगर चलती है तो फिर बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, ये एक्चुअली आरफा ने एक बात की थी जो मैंने सुनी थी और मेरा ख्याल है कि उस बात में वजन है कि आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था। अच्छा, अब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर उन दिनों में सोशल मीडिया होता, शायद उनके भी कारकुनान उसको जस्टिफाई कर रहे होते। ठीक है, पॉसिबल। लेकिन वो जो एक काला धब्बा है वो अभी तक उन पर है, लोग उनको बार बार याद दिलाते हैं। आरफा का पॉइंट था कि हो सकता है कि गोइंग फॉरवर्ड दिस माइट बिकम दैट फॉर द PTI। मुझे अगेन इस सारी सूरत हाल क्योंकि अब कंक्लूड करना है, बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये है कि हम सियासी मसाइल पार्लियामान में हल नहीं करते और हर चीज़ आके सुप्रीम कोर्ट के दर पर आ जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देता है तमाम फरीक़ैन को इफ़ यू लाइक इट और डोंट लाइक इट आपको वो अपनाना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में सियासतदानों को सीखना चाहिए कि अपने मामलात जो हैं वो पार्लियामान के अंदर ही हल करें। पता है एक और मैं इसमें ऐड कर दूंगा, सीखते हैं। ठीक है, पहले 2 पार्टियों में ये फटा होता है, फिर उनको ऊपर से तीसरी कोई आके उनको मार जब पड़ाता है तो फिर वो दोनों ये मुआहदा कर लेते हैं कि नहीं अब हमने पार्लियामेंट में करना है। जब तीसरे को मार पिटती है
तो वो उनके साथ जुड़ जाता है, लेकिन फिर कोई चौथा आ जाता है। ये जो कन्वेयर बेल्ट है ना, ये ख़त्म होने नहीं वाली। और कम से कम आज के लिए आप सबको आज़ादी मुबारक, क्योंकि आज हम वाकई ही एक आज़ाद मुल्क में हैं। ना हम आपके पास वज़ीर आज़म है, ना आपके पास कबीना है, ना आपके पास हुकूमत है। अच्छा जरा सा मैं ऐड कर दूं, आपने कहा चौथा आ जाता है, तो चौथा आता नहीं है, चौथा लाया जाता है। जो भी बिल्कुल आप ये भी बहुत बहुत शुक्रिया फ़हाद, आदिल, अब्सा और नादिया। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू ऑल। आज के लिए नाज़रीन इतना ही। कल से आएंगे तो दोबारा, लेकिन अपने अपने प्लेटफॉर्म पर, और ये खुसूसी नशरियात का अल्लाह करे सिलसिला जो है, करें ऐसी कोई बात नहीं है। कल भी कुछ हो सकता है। चलें, आपके मुंह में अब मैं क्या खाक मैं घी शक्कर नहीं कह सकते। आज के लिए इतना ही जी, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है। मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।